शिवपुरी के जवाहर मोहल्ले में एक अजीब सी बेचैनी थी। सड़कों पर कुत्तों की भौंकने की आवाज और दूर कहीं से आती मंदिर की घंटी। इसी सन्नाटे में एक घर की खिड़की से हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। राहुल चौधरी, जिसे मोहल्ले में सब जानते थे, उस रात घर से निकला था। उसकी माँ ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, बेटा राहुल, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? उसने हंसते हुए जवाब दिया, बस पास में ही मकान के मालिक से हिसाब करने जा रहा हूँ, चिंता मत करो, जल्दी लौट आऊंगा। लेकिन उस रात राहुल घर नहीं लौटा। अगली सुबह जब सूरज की किरणें मोहल्ले में फैलीं, तो राहुल का कोई अता पता नहीं था। उसकी गुमशुदगी ने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। क्या हुआ था राहुल के साथ? क्या वह सचमुच हिसाब करने गया था, या उसकी कहानी में कुछ और ही राज छिपा था? यह कहानी एक ऐसी सच्चाई की ओर ले जाएगी जो हर किसी को चौंका देगी। तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी आगे भी सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर शिवपुरी, जहां लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। जवाहर मोहल्ले में राहुल चौधरी का परिवार सालों से रहता था। राहुल 28 साल का एक मेहनती राजमिस्त्री, जिसकी जिंदगी सीधी सादी थी। दिन भर मकान बनाता, शाम को दोस्तों के साथ गपशप करता और रात को घर लौट आता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब थी। बुखार और कमजोरी ने उसे काम से दूर रखा। परिवार वाले चिंतित थे, लेकिन राहुल ने सबको यकीन दिलाया कि वह जल्दी ठीक हो जाएगा। 30 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे राहुल ने अपनी मां से कहा, मैं पास में रवि के मकान पर जा रहा हूं, हिसाब किताब करना है। रवि यानी रविंदर परिहार, राहुल का पुराना दोस्त और उसी मोहल्ले का रहने वाला। राहुल उसकी नई कोठी में राजमिस्त्री का काम कर रहा था। मां ने उसे टोकते हुए कहा, बेटा तबीयत ठीक नहीं है, कल चले जाना। लेकिन राहुल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा हिसाब निपटा कर आता हूं। राहुल घर से निकला। उसकी पीठ पर एक पुराना बैग और चेहरे पर वही बेफिक्री। मोहल्ले वालों ने उसे जाते देखा। कुछ ने हाथ हिलाकर नमस्ते भी किया। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यह राहुल की आखिरी मुलाकात होगी। रात 8 बजे राहुल ने अपनी दादी के पुराने फोन पर कॉल किया। दादी, मैं 11-12 बजे तक आ जाऊंगा, तुम सो जाना। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। दादी ने भी ज्यादा नहीं सोचा। रोज की तरह राहुल देर से ही सही लौट आता था। घर वाले खाना खाकर सो गए। अगली सुबह सूरज निकला तो दादी की नींद खुली। उन्होंने घर में इधर उधर देखा। राहुल का बिस्तर वैसे ही पड़ा था, वह घर नहीं लौटा था। दादी ने बाकी घर वालों को जगाया। राहुल की मां घबरा गई। कहां चला गया ये लड़का? रात को तो बोला था कि आ जाएगा। राहुल का छोटा भाई विकास फौरन बाहर निकला। उसने मोहल्ले के दोस्तों से पूछताछ शुरू की। किसी ने कहा, कल शाम उसे रवि के घर जाते देखा था। कोई बोला, हाँ शायद हिसाब करने गया था। विकास सीधे रवि के घर पहुंचा। रवि ने बड़े आराम से कहा, हाँ राहुल आया था, पैसे का हिसाब किया और चला गया, मुझे और कुछ नहीं पता। विकास को रवि की बातों में कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वह चुपचाप निकल गया। विकास ने राहुल के बाकी दोस्तों से भी पूछा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर उसने सपना को फोन किया, जो राहुल की पुरानी दोस्त थी। सपना ने कहा, राहुल ने रात को फोन पर बताया था कि वो रवि भैया के साथ उनकी ससुराल जा रहा है। यह सुनकर विकास चौंक गया। अभी तो रवि ने कहा था कि राहुल हिसाब करके चला गया, फिर ससुराल की बात कहां से आई? तभी मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने विकास को रोका। बेटा, मैंने कल शाम राहुल को रवि की कार में देखा था। रवि और उसका दोस्त योगी भी साथ थे। योगी यानी योगेंद्र ठाकुर, रवि का करीबी दोस्त। विकास का दिमाग घूम गया। अगर राहुल रवि और योगी के साथ था तो रवि ने झूठ क्यों बोला? विकास ने फौरन योगी के घर का रुख किया। योगी ने साफ मना किया, मेरी तो राहुल से कोई मुलाकात ही नहीं हुई, मैं कल रात एक शादी में था। विकास अब पूरी तरह उलझ चुका था। एक तरफ सपना का कहना कि राहुल रवि के साथ था, दूसरी तरफ रवि और योगी का इनकार। तभी उसे याद आया कि राहुल और सपना के पति के बीच कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। सपना की वजह से दोनों में तनातनी चल रही थी। क्या इसका इस गुमशुदगी से कोई ताल्लुक था? उधर
देहात थाने में हलचल मची थी। थाना प्रभारी रक्षेंद्र सिंह को खबर मिली कि कोटा झांसी हाईवे पर सुकवाया गांव के पास एक पुलिया के नीचे अधजली लाश मिली है। रक्षेंद्र अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिया के नीचे एक युवक का शव पड़ा था, जिसे इतना जला दिया गया था कि चेहरा पहचानना मुश्किल था। शरीर पर गहरे घाव थे और सिर बुरी तरह कुचला हुआ था। पुलिस ने आसपास की तलाशी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रक्षेंद्र ने तुरंत एसपी अमन सिंह राठौर को सूचना दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया गया। इधर विकास दिन भर राहुल को ढूंढता रहा। उसका फोन बंद था। हर जगह निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार वह शाम को देहात थाने पहुंचा और राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहां मौजूद हवलदार ने उससे पूछा, क्या कोई पहचान है, कोई कपड़े, कोई निशान? विकास ने बताया कि राहुल ने नीली जीन्स और काली टी शर्ट पहनी थी। तभी थाना प्रभारी रक्षेंद्र को कुछ याद आया। उन्होंने विकास से कहा, तुम मेरे साथ मर्चरी चलो। मर्चरी में पहुंचते ही विकास का दिल जोरों से धड़कने लगा। जैसे ही उसने शव देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अजला होने के बावजूद उसने राहुल की कलाई पर बंधा धागा और जूते पहचान ली। वह चीख पड़ा, ये मेरा भाई है, ये राहुल है। विकास की चीखें मर्चरी में गूंज उठीं। पुलिस ने उसे संभाला और पूछताछ शुरू की। विकास ने सारी बात बताई। कैसे राहुल 27 अप्रैल की शाम निकला, कैसे उसने रात को फोन किया और कैसे अगली सुबह उसका कोई पता नहीं चला। उसने सपना की बात भी दोहराई कि राहुल रवि की ससुराल गया था। साथ ही उस बुजुर्ग की बात भी बताई जिसने राहुल को रवि की कार में देखा था। पुलिस को शक हुआ कि रवि और योगी कुछ छिपा रहे हैं। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट आई, जिसमें साफ हुआ कि राहुल की हत्या धारदार हथियार से की गई थी। सिर पर भारी चीज से वार किया गया था और फिर लाश को जलाने की कोशिश हुई थी। एसपी अमन सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम बनाई। रवि और योगी को थाने बुलाया गया। रवि ने वही बात दोहराई। राहुल आया, हिसाब किया और चला गया। योगी ने भी कहा, मैं तो शादी में था। लेकिन पुलिस को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने दोनों के मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल्स चेक की। जो सामने आया उसने सारी कहानी बदल दी। मोबाइल डेटा से पता चला कि 27 अप्रैल की रात रवि और योगी का फोन उसी जगह एक्टिव था जहां राहुल की लाश मिली थी। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ शुरू की। कुछ ही घंटों में दोनों टूट गए। रवि ने कबूल किया, हाँ, हमने राहुल को मारा। पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। राहुल, रवि और योगी बचपन के दोस्त थे। तीनों की उम्र करीब करीब एक थी और मोहल्ले में उनकी दोस्ती मशहूर थी। रवि एक छोटा सा होटल चलाता था जहां ये तीनों अक्सर बैठकर गपशप करते। राहुल को लड़कियों से दोस्ती करने का शौक था। उसका बात करने का अंदाज ऐसा था कि लड़कियां जल्दी उससे प्रभावित हो जाती थीं। मोहल्ले में उसकी इश्कबाजी की बातें मशहूर थीं। कुछ साल पहले रवि के मकान में सपना नाम की एक शादीशुदा औरत अपने पति के साथ किराए पर रहने आई। सपना खूबसूरत थी और उसका स्वभाव मिलनसार। रवि ने उसे बहन की तरह माना, लेकिन राहुल का ध्यान सपना पर गया। एक दिन उसने रवि से मजाक में कहा, यार, तूने बताया नहीं कि तेरे घर में इतना अच्छा माल आ गया। रवि को यह बात बुरी लगी। उसने राहुल को टोका, वो मेरी बहन जैसी है, ऐसी बात मत कर। दोनों में हल्की बहस हुई, लेकिन योगी ने मामला शांत कर दिया। राहुल ने रवि की बात को नजरअंदाज किया। उसने सपना से दोस्ती करने की ठान ली। चूंकि वह पहले से रवि के घर आता जाता था, उसने सपना से नजदीकी बढ़ानी शुरू की। एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात सपना से हुई। राहुल ने उससे नंबर मांगा और सपना ने बिना हिचक दे दिया। इसके बाद दोनों की फोन पर बातें शुरू हुईं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। राहुल ने एक दिन सपना से अपने प्यार का इजहार कर दिया। सपना ने पहले मना किया, लेकिन राहुल के बार बार मनाने पर वह मान गई। दोनों ने चुपके मिलना शुरू कर दिया। मोहल्ले में उनके रिश्ते की बात फैलने लगी। रवि को जब पता चला तो उसने राहुल को समझाया, ये गलत है, सपना शादीशुदा है, उसका घर मत तोड़। लेकिन राहुल ने हंसकर टाल दिया, उसने भी तो मेरा प्यार कबूल किया है, तुझे क्या परेशानी। रवि को राहुल की ये बेफिक्री पसंद नहीं आई, लेकिन उसने चुप्पी साध ली।
राहुल की हरकतें और बढ़ गईं। जब भी तीनों दोस्त रवि के होटल पर बैठते, राहुल शराब के नशे में सपना के साथ अपनी मुलाकातों के किस्से सुनाता। कभी मजाक में रवि को साला कहकर चिढ़ाता। रवि का गुस्सा बढ़ता गया, लेकिन वह बाहर से शांत रहा। इसी बीच सपना के पति को उनके रिश्ते का पता चला। उसने सपना को मारा और राहुल को धमकी दी। मोहल्ले में हंगामा हुआ। सपना के पति ने उसे मायके भेज दिया, लेकिन राहुल और सपना की फोन पर बातें जारी रहीं। रवि ने एक बार फिर राहुल को समझाया, लेकिन वह नहीं माना। रवि का सब्र अब टूटने लगा। उसने राहुल को सबक सिखाने की ठान ली। उसने योगी से बात की और दोनों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। 27 अप्रैल को रवि ने राहुल को फोन किया और कहा, आज हिसाब कर लेते हैं, मेरे घर आजा। राहुल, जिसे कुछ शक नहीं था, रवि के घर पहुंच गया। वहां योगी पहले से मौजूद था। रवि ने राहुल से कहा, चल पार्टी करते हैं। राहुल मान गया। उसने अपनी दादी को फोन करके बताया कि वह 11 बजे तक लौट आएगा। तीनों रवि की कार में बैठे और शहर में इधर उधर घूमने लगे। रात गहरी होने पर वे सुखवाया के पास एक सुनसान जगह पर रुके। रवि और योगी ने राहुल को बियर पिलाई। जब वह नशे में धुत हो गया तो दोनों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। फिर एक भारी पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। हत्या के बाद दोनों ने लाश को कार में डाला और पास के पेट्रोल पंप से 2 लीटर पेट्रोल लिया। उन्होंने सुखवाया की पुलिया के नीचे लाश को जला दिया ताकि पहचान न हो सके। इसके बाद वे शहर लौट आए। रवि और योगी ने अपने खून से सने कपड़े जलाए और नए कपड़े पहन लिए। राहुल का टूटा फोन और चाकू भी फेंक दिया। रात को दोनों एक शादी में शामिल हुए ताकि कोई शक न करे, लेकिन पुलिस की तेजी के सामने उनकी चालाकी नहीं चली। मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स ने उनकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने रवि और योगी को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू, रवि की कार, जले हुए कपड़े और राहुल का फोन बरामद हुआ। जांच में पता चला कि रवि का गुस्सा सिर्फ सपना की वजह से नहीं था। राहुल की इश्कबाजी और उसका बेफिक्र अंदाज रवि को सालों से खटकता था। सपना वाला मामला आखिरी बूंद साबित हुआ। रवि ने योगी को साथ लिया क्योंकि वह भी राहुल की हरकतों से तंग था। राहुल की हत्या ने पूरे शिवपुरी को झकझोर दिया। मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया। लोग हैरान थे कि इतनी गहरी दोस्ती इस तरह खून में डूब जाएगी। सपना का पति भी सदमे में था। उसने पुलिस को बताया कि राहुल के साथ उसका झगड़ा तो हुआ था, लेकिन उसने कभी हत्या की नहीं सोची। पुलिस ने रवि और योगी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। एसपी अमन सिंह ने उनकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। कोर्ट में केस चला और दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। राहुल की मां और दादी का रो रो कर बुरा हाल था। विकास ने परिवार को संभाला, लेकिन भाई की याद उसे हमेशा सताती रही। मोहल्ले में लोग इस घटना को सालों तक नहीं भूल सके। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि दोस्ती, विश्वास और गुस्से की है। राहुल की इश्कबाजी और रवि का गुस्सा, दोनों ने मिलकर एक ऐसी त्रासदी रची जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। अगर रवि ने अपने गुस्से पर काबू किया होता या राहुल ने अपनी हदें समझी होती, तो शायद यह कहानी कुछ और होती। जिंदगी में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। एक पल का गुस्सा, एक गलत फैसला सब कुछ तबाह कर सकता है। प्यार, दोस्ती और रिश्तों में ईमानदारी और संयम ही सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि गुस्से को काबू में रखो और जिंदगी को प्यार से जियो।